सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग कुमार, निशांत, मोनू, हेलो राहुल, हेलो आनंद। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? अरे वाह जी वाह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। आपकी कृपा है, भगवान की दया है। बस आप जानते हैं, थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है। तो सोते तो ठीक है, सुबह उठते हैं तो गले में खराश मिलती है। हल्की सी खांसी मिल जाती है। बाकी इंशाल्लाह सब ठीक है। नमस्कार। नमस्कार, एक ओंकार अंकित बेटा। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, गुड मॉर्निंग रोज बाबू। पिछली क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने जो क्लास ली थी, कल की क्लास में, कल बहुत सारे बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की थी, है ना? क्लास अटेंड ही नहीं करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे, तो नींद में रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है, सुबह उठते ही नहीं है, नालायक है सारे के सारे। और चाहते हैं कि इंडिया हर एक मैच जीत जाए, हैं? मेरा बेबी। मेरा तो बेबी नहीं है, मेरी तो शादी नहीं है भाई, मेरा बेबी कहाँ से आएगा? तो खुद मेहनत नहीं करते हैं, सुबह उठते ही नहीं है टाइम से, है पढ़ाई पढ़ाई करते नहीं है, और चाहते हैं कि इंडिया मैच जीत जाए। हम्म। है जिलानी साहब? इंडिया मैच जीत सकता है ऐसे? इंडिया ऐसे मैच जीत सकता है? इंडिया ऐसे जीत ही नहीं सकता। कल मैच देखा मैंने, ठीक है ना जी? कल मैंने मैच देखा तो मेरे को एक चीज महसूस हुई कि ये न्यूजीलैंड के जितने भी मर्द हैं और औरतें हैं ना, इनमें सिर्फ दाढ़ी मूंछ का फर्क है, ससुरे सारे एक जैसे लगते हैं। गुड मॉर्निंग। ये ससुरे सारे एक जैसे लगते हैं। हम लोग सेट नंबर 2 पर चले गए ना, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है कि कल की क्लास में हम लोग सेट के इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक चले गए थे, राइट? कब कर रहे हो शादी? करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। दोनों क्वेश्चन से फटाफट से सोल्व करके दिखाएं। क्लास तो लेनी है बेटे। एक्चुअल में क्या है कि अब आप जानते हैं ना, ये छुट्टी वुट्टी आ जाएंगी दो चार, तो छुट्टियों को कंपनसेट करना जरूरी होता है। मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं आप लोगों की एक दिन की छुट्टी करूं ना, तो कम से कम 2 दिन आपको एडजस्ट करूं, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दूं। ठीक है ना? क्योंकि यार ये जानते हैं हम ना, पेपर से पहले जितना जितना ज्यादा हम कवर कर लें, उतना ही बाद में हमारे ऊपर प्रेशर कम होता है। दो सवाल हैं। भाई गला खराब हो गया। इवन आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ सेवरल आर्ट्स, इनेक्ट, देखो जी, इनेक्ट का मतलब होता है परफॉर्म। बेसिकली ये ड्रामास के लिए होता है, तो स्टेज पर आप करते हैं। ठीक है। Even after the enactment of several arts and provisions, we can see 5 years old boys। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? गले में खराश हो गई कादर साहब कुछ।
आ जाओ बेटा, एक लॉजिकल क्वेश्चन समझाने का काम करता हूँ। मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिखे हैं एंड आई फील आप एक बार इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। चलो बेटे, सच्चे मन से इन 6 सेंटेंसेस को पढ़कर देखो, इनमें कोई सही या गलत है। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटे, इन सभी से पेट्रोल प्राइसेस आर मोर देन 100 रुपीज। मैं आपका पूरा कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ वीरू, लिख देता हूँ आपका सेंटेंस। ठीक है, इज दिस योर सेंटेंस वीरू? गार्गल्स करो रेगुलरली। गार्गल्स क्या, नहाते वक्त क्या गार्गल्स करें? थोड़ा गुनगुना पानी देना भैया। 1 नवंबर हो गया है आज आपको, ठीक है? 1 नवंबर हो गया है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और अब आपके सिर्फ 2 महीने बचते हैं नए साल के लिए। रमन हैज 3000 रुपीज। देखो बेटा, इस तरीके के सवाल में अगर हम लॉजिकल तरीके से समझें, रमन हैज व्हाट, तो आपने जवाब दिया रुपीज। यानी कि इस लिखी हुई वर्ब के पास ये जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है ये नाउन है ना? और नाउन से ठीक पहले इसे क्वालिफाई करने वाला ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, बेसिकली ये सब कुछ अपने आप में एडजेक्टिव है। इसीलिए 3 और 1000 दोनों के दोनों अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। ओके, ये दोनों के दोनों अपने आप में सिंगुलर हैं। आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा। सिंगुलर और प्लूरल की अगर हम बात करते हैं तो सिंगुलर या प्लूरल केवल नाउन या प्रोनाउन की ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा किसी से और ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना? एडजेक्टिव को आप सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है ना जी? अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। शेखर वॉन्ट्स 3000 ऑफ रुपीज। अब ये ऑफ लगाने का क्या लॉजिक है? बेसिकली ऑफ हम लगाते हैं जब इसका हम पार्टिटिव यूज करते हैं। पार्टिटिव का मतलब होता है किसी चीज के हिस्से को हम निकालने का काम करते हैं। जैसे आप जानते हैं बच्चों, स्पेक्टेकल्स अपने आप में कैसे यूज होने वाला शब्द है? मैं बता चुका हूं ये चीज आपको कि स्पेक्टेकल्स की अगर आप बात करते हैं तो भाई ये जो स्पेक्टेकल्स लिखा हुआ है ये अपने आप में प्लूरल की तरह यूज होने वाला शब्द है। अब आप इसे सिंगुलर अगर बनाना चाहें तो आप इसके लिए क्या यूज कर लेते हैं? आप पेयर ऑफ, क्या यूज कर लेते हैं भाई? आप पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। क्या यूज करते हैं बेटा? आप पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स ऐसे यूज करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब अगर मान लो हम लोग इसी तरीके से शूज की बात कर लेते हैं, तो ये भी अपने आप में प्लूरल है। आप इसे सिंगुलर बनाने का अगर काम करेंगे तो क्या होगा, अ पेयर ऑफ शूज। अरे हाँ, है ना। अब अगर मैं आपके सामने लिखता हूं एग्स, तो आपके सामने अगर मैं एग्स लिखना चाहूं, तो भाई एग्स का आप सिंगुलर क्या लिखोगे, एग लिखोगे। अरे हाँ, है ना। आप कहोगे सर इसमें कोई पेयर का तो लॉजिक है ही नहीं। हाँ, है ना। एग को काउंट करने के लिए संख्या दी जा सकती है, तो खाली एग्स लिखने की बजाय अगर मैं इसके सामने लिख देता हूँ 3 एग्स, तो कहना सेंसिबल होगा। अरे हाँ, है ना। आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा जी आई नीड 3 एग्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इन एग्स को अगर संख्या के हिसाब से बताना चाहो, तो 3 के साथ आपने चिपका दिया डजन, और उसके बाद क्या लिख दिया, एग्स, है ना। यानी कि डजन भी किसका क्वालिफायर है, एग्स का, और 3 भी किसका क्वालिफायर है, एग्स का। यही तो समझ में आया, है ना। अब अगर मैं इस चीज में संख्या को हटाता हूं, तो हम इसे डजन्स ऑफ एग्स कह के सकते हैं, केवल तब जब यहां पर संख्या की जरूरत नहीं है। इट बिकम समहाउ इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये बात समझ में आई बेटा। अब ये वाली बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब शेखर वॉन्ट 3 थाउजेंड ऑफ रुपीज, ये कहना गलत है। भाई रुपीज को क्वालिफाई 1000 और 3 दोनों कर रहे हैं, तो यहाँ ना तो प्लूरल की जरूरत है और ना ही ऑफ की जरूरत है। हुँ? अब मेरे बच्चों सवाल आता है ये, ध्यान से देखने की कोशिश करना। शी डिमांडेड व्हाट, आपने जवाब दिया शी डिमांडेड ईयर, है ना। अब इस ईयर की संख्या कितनी बताई है, 2। जैसे इस 2 की वजह से इसका यूज हमने किया, तो ये प्लूरल हुआ, है ना। क्योंकि ये जो ईयर है अपने आप में नाउन है, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना। यही वाली बात ऊपर वाले सवाल में आ रही है। मैं अगर कहता हूं शी इज व्हाट, आपने कहा ईयर्स, ठीक है ना जी। अब यानी कि ये हमारे सामने क्या है, नाउन हुआ। अब इस नाउन से पहले ये जो लिखी हुई संख्या है, ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव। अरे हाँ, है ना। अब आप कहोगे सर वो इंसान 2 साल का, अरे नहीं 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 नहीं, आप गलत चले गए हैं। सवाल को ध्यान से समझने पर एक चीज देखोगे, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है भाई। अरे हाँ, है ना। ये लिखे हुए इस इज का लिंकिंग वर्ब है। अरे हाँ, है ना। और इस लिंकिंग वर्ब के पास लिखा हुआ एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड है। एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड है, ठीक है ना जी। अब इस ओल्ड की ड्यूरेशन बताने का क्या काम कर रहा है, 2 इयर्स, ठीक है ना। तो इस लिखी हुई बातचीत को अगर हम समझने का काम करें, तो ये कहेंगे हम शी इज ओल्ड फॉर 2 इयर्स। बेटे बात समझ में आई, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं आप, एसी चला ले। बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटे। मैं तो कह रहा हूँ एसी के साथ साथ कूलर भी चलवा दो। और फिर जो मेरे लिए माला लगाओ ना, मेरी क्या नाम है, तस्वीर पे माला जो है गुलाब की मत लगाना, उससे मुझे एलर्जी है। ठीक है ना। हाँ, कल को जब तुम एसी चला के मुझे बैठा रहे हो, तो बड़ी वाली फोटो बनाना, है ना। हाँ, उस पे गुलाब की माला मत चढ़ाना, ठीक है। हाँ। ये समझ में आ गया भाई दोनों बात। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। शी हैज अ 2 इयर्स ओल्ड डॉटर। अब सवाल को ध्यान से देखना। अब आपके सामने कहानी में परिवर्तन क्या हुआ, कहानी में ये परिवर्तन हुआ कि ये जो लिखा हुआ है डॉटर, ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन है, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस लिखे हुए हैज का, जिसका सब्जेक्ट ये है ना। तो भाई नाउन से पहले ये जो भी कथा आपके सामने लिखी है, ये सब कुछ किस चीज की बात करेगा, एडजेक्टिव की बात करेगा। एडजेक्टिव होने की वजह से यहाँ एपोस्ट्रोफे लगाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई। अरे हाँ, है ना। अरे बेटा गलत क्वेश्चन ही गलत पढ़ोगे तो मैं कैसे सुधारूंगा। शी डिमांडेड व्हाट, मुझे बता बेटा। मैंने आपसे सवाल पूछा शी डिमांडेड व्हाट, व्हाट का आंसर क्या दे रहा है, लगा दिमाग, तू ही बता दे बेटा।
मैंने आपसे सवाल पूछा, शी डिमांडेड व्हाट, आंसर दो बेटा। ठीक है भाई। व्हाट का आंसर क्या दे रहा है? सिर्फ ईयर्स। व्हाट का आंसर क्या दे रहा है? सिर्फ ये। अब इसकी संख्या क्या बता रहा है? ये लिखा हुआ शब्द, इस वजह से ये प्लूरल हुआ है। समझ आ गया बेटा? हाँ जी सर बताइए। ठीक है बेटा, अब समझ में आ गया मन बाबू? अब इस सवाल पर आ जाते हैं। 1 ईयर्स जर्नी। अब देखो बेटे, सवाल के अंदर कहानी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। मैं अगर आपके सामने कहना चाहूँ गांधी एपोस्ट्रोफे एस, और उसके बाद मैंने आपके सामने लिख दिया फिलोसफी। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा गांधी एपोस्ट्रोफे एस फिलोसफी। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ नाउन है ना? और नाउन से ठीक पहले ये पोजेसिव केस ऑफ नाउन है। ये पोजेसिव केस ऑफ नाउन है। कोई से ये मत समझना कि प्रियंका चोपड़ा निक जोनस हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। ये नाउन का पोजेसिव केस हुआ। ठीक है, अब इस चीज को कह लो या फिर इस चीज को कह लो, दोनों बात एक ही है। आप इसी की जगह ये भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं मेरे भाई, गांधीयन फिलोसफी। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? कह सकते हैं, हाँ है ना? आप कहोगे सर दोनों बातें अपने आप में एक ही हैं। दोनों का अर्थ अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, गांधी की फिलोसफी, इसका भी मतलब यही है। ठीक है ना? अब अगर हम इसे समझने का काम करते हैं, तो जर्नी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो कि नाउन है ना? अब ये जो भी कुछ लिखा है, या तो नाउन का पजेसिव केस आप लगा लीजिएगा, अगर आप चाहो तो इसे यहां से हटा भी सकते हो। 1 ईयर जर्नी भी कहना चाहे कह सकते हैं। ठीक है ना जी? फाइन, तो ये अपने आप में दोनों तरीके से ठीक है। अब एक सवाल पूछा है वीरू ने, उसे देखते हैं। पेट्रोल प्राइसेस आर मोर देन 100 रुपीज। सवाल को ध्यान से समझने का काम करते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले सबसे पहले सवाल के सब्जेक्ट को ध्यान से देखते हैं। सवाल का सब्जेक्ट क्या है? ठीक है ना जी? सवाल के सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, क्या लिखा है? पेट्रोल प्राइसेस, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अरे हाँ है ना? अब इसके अंदर आगे हम देखने का काम करते हैं, ये लिखा आर और ये लिखा है कंपैरेटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव का लिखा हुआ कंजंक्शन है। ठीक है ना जी? अब यहाँ लिखा है 100 रुपीज। इसके खेल को मैं समझाता हूँ, ठीक है ना? इसके खेल को मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इनमें से कौन सा सही है, जरा आप मुझे बताने का काम कीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, कल मुझे ये चीज महसूस हुई, मैं आप लोगों के एग्जाम से भी थोड़ा दूर तक की चीजें डिस्कस करता हूँ, तो ये किसी के लिए बुरा तो नहीं लगने वाली बात है? मैं आपके एग्जाम्स में जितना पूछा जाता उससे भी दूर ले जाता हूँ कभी कभी डिस्कशन, तो इस बात का कोई बुरा तो नहीं लगता है किसी बच्चे को? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जुड़े रहते हैं। तो टू द पॉइंट बताया करो, जो पेपर में पूछा उससे फालतू हमें नहीं पसंद। ऐसा अगर है तो मुझे बता देना भाई।
ठीक है ना? क्योंकि नाउन प्रोनाउन में मैं जितनी आप लोगों को घुमा कर ला रहा हूँ ना चीजों पे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपके आगे एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन इनमें आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो नहीं, मेरा पूछना मेरा फर्ज बनता है मेरे बच्चे। क्या एक लड़का कह रहा हमें क्यों बुरा लगेगा, तो बहुत अच्छा लगने वाली बात है। मैं इसलिए पूछ लेता हूँ, कभी कभी बच्चों को ये महसूस होता है सर फालतू की बातों में क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। अब बेटा एक बार इन सभी चीजों को ध्यान से देखना और मुझे सोच समझ के बताना इनमें आप क्या चीज ठीक मान सकते हैं। ठीक है? शाबाश, चलो शुक्रिया आप सभी के इस प्यार का। मुझे इस लिखे हुए सारे के सारे फ्रेजेस में एक बार आप मुझे सही बता दें आपके हिसाब से क्या होता है। अब ये जो फ्रेजेस है ना, ये आपको पेपर में डैमेज करते हैं। मैं थोड़ी सी मदद करता हूँ, देखो ध्यान से। मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, ये तो लिख दिया मैंने आपके सामने। ठीक है? और ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है? फाइन। इन सभी को अंग्रेजी में अगर हम लिखते हैं, ठीक है ना, तो बस मुझे इतना बताना कि इनमें से किन के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे और किन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, बस इतना मुझे बताना। ठीक है? अगर इनको आप लिख भी सकें तो भी बता दीजिएगा। इनमें से कौन सा सही है? मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, देखो ध्यान से। देखो बच्चों, एक चीज तो हम सबको ये पता है कि जहां पर संख्या एक है, जहां पर संख्या एक है, सिर्फ वही अपने आप में सिंगुलर है, और इसी की वजह से इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम लेके चलेंगे। ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? अब अगर आप इस एक में कुछ भी जोड़ोगे, एक में कुछ भी जोड़ोगे, चाहे वो 0.0000001 ही क्यों ना हो, आप कुछ भी इसमें जोड़ोगे, तो ये अपने आप में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का स्वागत करेगा। हम्म? आपने इसमें एक से ज्यादा की संख्या को जोड़ा, तो ये भी अपने आप में किस तरीके का बिहेवियर लेकर चला? प्लूरल। आपने एक से ज्यादा कुछ इसमें जोड़ा, तो हमारे लिए ये जो है संख्या में प्लूरल हुआ। बेटे बात समझ में आई? अरे बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है यार। एक से आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाओगे संख्या में, चाहे वो पॉइंट के आगे ही बढ़ जाओ, तो वो हमारे सामने प्लूरल ही है। सीधी बात है। अब सवाल में आती है ये बात कि यहाँ पर इसकी जो संख्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर इसकी जो संख्या है, इसकी संख्या बताने वाला शब्द अगर हमारे सामने प्लूरल है, कायदे से हम इसे डिटरमिनर कहते हैं। अगर इसको बताने वाली संख्या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर तो नहीं रहने वाले। हाँ, है ना? अब देखता हूं आपका गणित कितना अच्छा चल रहा है, जरा इन दोनों का मीनिंग में क्या फर्क है ये बताओ। इन दोनों के मीनिंग में आपके हिसाब से क्या फर्क है? थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओ बच्चों, कि इन दोनों के मीनिंग में आपको कोई फर्क समझ आ रहा है या नहीं, बताओ।
हाँ जी। तो बेटा यहाँ पर इस 3 10 का मतलब हो गया 3 बार 10 30 हो गया, और 3 10 का मतलब हमें समझ में आ गया। ठीक है जी। अरे ठीक है भाई। अरे हाँ है ना। क्लियर है। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये भी प्लूरल ही रहेगा। ठीक है, ये भी प्लूरल रहेगा। क्लियर है। ओके। अब आ जाओ इस खेल को समझते हैं। ठीक है ना, अब आपको अपनी गलती समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 100 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एक से ज्यादा, इसी की वजह से ऑरेंज नहीं, हम किसे ठीक मानेंगे? ऑरेंजेस। ठीक है ना भाई। यहाँ पर डजन लिखा हुआ है, डजन की बात होने की वजह से ये मत सोचना सिंगुलर की बात आप करेंगे। डजन किसके लिए यूज हुआ है? प्लूरल के लिए, इसीलिए एप्पल्स का जिक्र करेंगे। 1.5 डे, 1.5 डेज, जो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा था, ये हकीकत में वही बात है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था, अगर आप एक संख्या से ज्यादा बढ़ रहे हैं, अगर एक संख्या से ज्यादा बढ़ रहे हैं तो प्लूरल कैटेगरी पर ही तो जाएगी बातचीत। तो ये वाली बात कहना गलत हुआ, कहना सही क्या है? ठीक है जी। अब भाई इस पर दिमाग लगाना थोड़ा सा। इस लिखी हुई बात पर दिमाग लगाकर मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा आपके हिसाब से सही है। एज अ टीचर अगर मैं मानूं, एज अ टीचर अगर मैं मानूं या समझने का काम करूं, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एक नाउन है। ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन तैयार करता है। और उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हम मानते हैं तो वो है प्रेपोजिशन और एक वर्ब एडवांस। ये शुरुआत का टॉपिक हो गया, वे आखिरी टॉपिक हुए। बिल्कुल सही कहा तमन्ना मेरे भाई ने। यहाँ पर 1 के साथ है तो डे अपने आप में बिल्कुल सही है, और हाफ अपने आप में अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है ना जी। समझ में आ गई? 1 की वजह से तो डे का आप यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या जी? ठीक है। ओके। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सवाल में क्या कंफ्यूजन हो गई, अगर मैं आपके सामने ये चीज दोबारा से लिख देता हूँ 1, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे उस चीज को। यहां तक की बात समझ में आ गई बेटे? यहां तक की बात समझ में आ गई? अब तो गलती नहीं करोगे इन छोटे छोटे फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस में। देखो, समझने चले थे क्या और कहाँ घूम गए। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। Even after the enactment of several arts and provisions, we can see 5 years old boys। कहानी को बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं। बात अगर सिर्फ यहीं तक होती तो ईयर्स अपने आप में चल जाता। हाँ है ना। बात आ गई है यहाँ पर नाउन की। हाँ है ना। अब नाउन से पहले ये सब कुछ अपने आप में एडजेक्टिव है, तो आप इसे सिंगुलर रखेंगे। इजी, आसान हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर हर 3 सिस्टर्स। अब आप देखो ध्यान से, सवाल में देखो कितनी सिंपल सी बात है। 3 की बात कही गई है तो ईदर का जिक्र छोड़कर क्या कहोगे? देन। ठीक है जी। चलिए एक बार इनके मीनिंग में भी फर्क समझ लेते हैं। देखो बेटे, मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 6 सेंटेंसेस लिखे हैं।
सिर्फ इनको पढ़कर देखो, जो भी मीनिंग समझ आए उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। एक बच्चे ने एक और सवाल की खोज कर दी है। ले भाई। ले भाई, तेरी भी खोज लिखी थी भारत बाबा। अब मैं इनके फर्क समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखने काम करना। भाई ये चीज तो सभी बच्चों को पता ही है कि इनमें से आप कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, ये तो सभी को पता है कि इनमें से किसी भी शब्द से आप इस स्ट्रक्चर को बना लो, ऑफ के बाद जो भी आने वाला शब्द होगा वो प्लूरल कैटेगरी का नाउन या प्लूरल कैटेगरी का प्रोनाउन होगा। ठीक है ना जी। और इन शब्दों में सिर्फ इस बोथ को छोड़कर बाकी सभी की अगर हम बात करते हैं तो हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं। और आगे हम सिंगुलर कैटेगरी का ही प्रोनाउन लेकर चलते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बस इस बोथ को छोड़कर बाकी सभी की अगर हम बात करें और एक नन को छोड़कर अगर हम बात करें, नन के साथ सिंगुलर या प्लूरल कोई भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। खैर, अब मुझे समझना है इनके मीनिंग में क्या फर्क होता है। ठीक है जी। प्लूरल के लिए ईच नहीं लगता, आपको गलत इंफॉर्मेशन है। प्लूरल के लिए गलत आपने इंफॉर्मेशन निकाली है। ईच एक प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, और ईच का मतलब होता है वन एट अ टाइम। ठीक है, चलो एक बार समझो। हमारे सामने कुछ बॉयज हैं। हमारे सामने भाई कुछ बॉयज हैं। हमारे सामने ये जो बॉयज हैं, अब अगर मैं ईच के कॉन्टेक्स्ट को समझता हूं तो क्या समझ में आया। सवाल लिखा है ईच ऑफ द बॉयज इज गुड एट मैथ्स, इसका मतलब समझ में आया। यहाँ पर जिनकी भी बात कही जा रही है उनकी संख्या एक से ज्यादा है, लेकिन जो भी आगे मीनिंग कहा गया है वो मीनिंग सभी के लिए एक समान है। समझना मेरे भाई, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या एक से ज्यादा है। ठीक है, और सभी के सभी किसी भी कॉन्टेक्स्ट को लेकर जो भी मीनिंग बना रहे हैं वो सभी के लिए एक समान है, सभी के सभी बच्चों के लिए बराबर है। आपने कहा वन ऑफ द बॉयज इज गुड एट मैथ्स, इसका मतलब क्या हुआ भाई। हमारे सामने संख्या वही एक से ज्यादा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये समझ में आया कि इन चार में से अगर ये मैथ्स पे अच्छा है तो बाकी मैथ्स पे अच्छे नहीं है, ये अच्छा है तो बाकी ये मैथ्स पर अच्छे नहीं है, ये अच्छा है तो बाकी मैथ्स पर अच्छे नहीं है, ये अच्छा है तो बाकी मैथ्स पर अच्छे नहीं है। ये हो गया क्या चीज, वन ऑफ का मतलब। ठीक है जी, फाइन। आपने कहा आइदर की अगर बात लिख दी जाए तो सर क्या करेंगे हम, फिर कोई घबराने की बात नहीं है। आइदर का मतलब हमें क्या समझ में आया बेटे, आइदर का मतलब हमें समझ में आया वी हैव बेसिकली टू पीपल। ठीक है, और इन दो में से अगर ये मैथ्स पर अच्छा है तो ये मैथ्स पर अच्छा नहीं है, ये अच्छा है तो ये मैथ्स पे अच्छा नहीं है। आइदर मीन्स वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू। जैसे ही नाइदर की हम लोगों ने बात की, जैसे ही नाइदर की हम लोगों ने बात की, तो नाइदर ने हमें समझाया बेसिकली वी हैव टू पीपल, है ना जी। और दोनों के लिए क्रॉस कर दिया, ठीक है ना जी, दोनों के लिए क्रॉस कर दिया। ठीक है ना, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, और जैसे ही आपने नन कहा, नन कहने का कॉन्टेक्स्ट क्या समझ में आया। नन कहने का कॉन्टेक्स्ट ये समझ में आया कि यहाँ पर संख्या तो दो से ज्यादा है। ठीक है ना जी, संख्या दो से ज्यादा है, और नन का मतलब अब आप जो ऊपर दो के लिए क्रॉस कर रहे थे वो सभी के लिए क्रॉस हो गया। ठीक है ना जी।
अब इस नन के पीछे एक और लॉजिक जुड़ा हुआ है। नन के पीछे एक और लॉजिक जुड़ा हुआ है। नन का मतलब समझ में आता है नॉट वन, कि एक भी नहीं। और नन का एक और मतलब समझ में आता है नॉट ऑल। ठीक है। और इसी की वजह से हम इसको सिंगुलर की तरह लेकर चलते हैं, और नॉट ऑल की वजह से इसे हम प्लूरल की तरह लेकर चलते हैं। ठीक है। अब आता है बोथ। ठीक है जी। शुक्रिया श्री बाबू, शुक्रिया। बोथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो बोथ में हमने क्या देखा कि हमारे पास हैं ही दो लोग। ठीक है। और दोनों के दोनों लोग इक्वल हैं। दोनों के दोनों लोग इक्वल हैं। देखो अब समझ, आपके दिमाग में अपने आप फर्क समझ में आएगा। ईच किसके प्लूरल की तरह काम कर रहा है? बोथ की तरह से। बोथ दो के लिए यूज हुआ, दोनों इक्वल हैं। ईच की अगर हम बात करते हैं तो संख्या दो से ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों की जो टैलेंट है वो बराबर है। ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ पर एक बार में ही एक को कंसीडर आप करेंगे, यहाँ पर एक बार में आप दो को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार में ही दो को कंसीडर कर रहे हैं। एनी की अगर आप बात कर रहे हैं तो एनी का कॉन्टेक्स्ट पहले के इक्वल है। जो आपने पहले का मीनिंग समझा है वही आप इस एनी के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है ना जी। एक बात याद रखना, बोलचाल की भाषा में भले आप एनी बोल देते हैं, लेकिन अधिकतर जो राइटर्स हैं एनी को सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज करने की इजाजत नहीं देते। बोलचाल में सब चलता है, बोलचाल में किसी का कोई बाप भी नहीं रुकता है। ठीक है ना। इस एनी का कॉन्टेक्स्ट वही है जो ईच से। बच्चों एक बार इसे देखो ध्यान से, और अगर समझ में आ गई है ये बात, ये डिफरेंस क्लियर हो गया है, तो एक बार प्यार से यस सर कहो, ताकि हम कहानी को आगे ले चल सकें। क्लियर है बेटा? ठीक है। नन को लेकर अतर सिंह मीना परेशान है, समझाता हूं। देखो नन को लेकर अगर ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी परेशानी अगर पेपर से ही रिलेटेड है तो आप ऐसे कर सकते हैं। दो सवाल लिख दिए हैं अतर बेटा, समझने की काम करें। हाँ जी, एनी और ईच एक ही तरह से काम करते हैं। एनी और ईच एक ही तरह से काम करते हैं। बाकी इस एनी और ईच के एक्चुअल फर्क को हम थोड़ा सा एडजेक्टिव्स में और समझ लेंगे। अरे मेरे भाई, मन हमने ही तो अपनी तरफ से तुक्के पैदा कर रखे हैं। हमने ही तो अपने मन में तुक्के पैदा कर रखे हैं। एक तो हमने इस इंग्लिश को सिर्फ हिंदी से जोड़ दिया है, हम हिंदी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं।
अगर हम अपने मन में सिर्फ हिंदी ही लेकर चलें शाबाश। अब आप ये अंडरस्टूड है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। यहाँ पर इस वर्क पर डिपेंड कर रहा है कि इसको तो आप प्लूरल किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर बुक्स में क्या समझ में आ रहा है, या तो जितनी भी हमारे पास बुक्स हैं, या तो जितनी भी हमारे पास बुक्स हैं, ठीक है ना जी, इन सभी में से कोई भी नहीं चिपका दिया आर हम लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। आप वन एट अ टाइम की भी तो बात कर सकते हैं, है ना। आप वन एट अ टाइम की भी तो बात कर सकते हैं। नन का मतलब नॉट वन भी तो समझ में आ रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इज लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है बेटे, अब समझ में आ गई बातचीत? अरे भाई, इतनी सारी कहानी समझा दी, ये समझ में आ गया बेटा? शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन ईच ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। ठीक है जी, तीनों से एक एक करके कंपैरिजन कर लो, ठीक है, तो भी आप देख सकते हैं कि शी वॉज मोर ब्यूटीफुल। अब आओ भाई इन क्वेश्चंस पे जरा इन क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाओ। आज हरियाणा दिवस है भाई, आज हरियाणा दिवस है। जितने भी हरियाणा के खिलाड़ी हमारी क्लास में हैं उन सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, मैं भी हरियाणा से ही हूँ। वीरू, इल्यूड शब्द को समझ लोगे तो इल्यूसिव समझ में आ जाएगा। इल्यूसिव एडजेक्टिव है, इल्यूड अपने आप में एक वर्ब है, और इल्यूड का मतलब होता है टू एस्केप। स्टील दिली, स्टील दिली का मतलब होता है चुपके से, ठीक है जी, चुपके से निकल जाना, कहीं किसी सिचुएशन से बचकर निकल जाना ठीक है, चुपके से बचकर निकल जाना, ठीक है, और किसी की नजरों में ना आना। इल्यूसिव का मतलब भी आप समझ ही रहे हैं, क्या चीज? डिसीटफुल। इसे आप अगर कहना चाहें तो चुपके से जो काम करता है उसे अगर हम कहें तो, ठीक है, हिडन कह लीजिएगा, ठीक है। एक शब्द होता है एल्यूड वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू रेफर या टू टच द रेफरेंस ऑफ। जैसे मैंने भी आपको कहा कि हरियाणा दिवस की आप सभी को बधाइयाँ, तो एक बच्चे ने तुरंत कहा सर क्या आप हरियाणा से नहीं है? तो ये क्या है? शी एल्यूडेड माई नेटिविटी। मेरे सवाल से उस इंसान ने रेफरेंस क्रिएट कर दिया, मेरे सवाल से उस इंसान ने रेफरेंस क्रिएट कर दिया, टच कर दिया किस पॉइंट को, कि मेरी नेटिविटी क्या है, ठीक है ना। एल्यूड का मतलब ये हो गया, ठीक है। इल्यूसिव बेटा, जिन शब्दों के साथ आप आईवीई को सफिक्स करते हो वो एडजेक्टिव बनता है। दोनों क्वेश्चंस को जरा निपटा के दिखाओ भाई एल्यूड से नाउन भी लिख लो, एल्यूजन,
एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस। एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस। ठीक है। ठीक है ना जी। अब इसी से नाउन बना है इल्यूजन, सभी को पता है। इसी से एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, इल्यूसिव, इव जोड़ते ही। क्लियर है वीरू बेटा? आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन डे। ओके। आज आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन डे भी है। इस बात को मैं ट्वीट कर देता हूं। शुक्रिया वीरू, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी है? ओ भाई साहब, कैसे बताऊं फिर? एक काम करो, सारे के सारे ना लिख के भेज दो मेरे को, जरा टेलीग्राम कर दो आज कौन कौन सा दिवस है, मैं इकट्ठा ही ट्वीट कर देता हूँ। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेंशन देम सेपरेटली। डू शो सम फेवर, राइट? करंट अफेयर्स की ड्यूटी लगा देते हैं हम आप लोगों की, ठीक है ना? आप लोगों की करंट अफेयर्स की ड्यूटी लगा देते हैं। आज जो भी दिन हो, कल जो भी दिन हो, जरा इस नंबर पर मुझे भेजा करें, ठीक है ना? मैं उसी चीज को ट्वीट करूंगा। ऑथेंटिक होना चाहिए, पता चले किसी चीज के लिए आप कुछ भी लिख के भेज दें और पता चले तोते उड़ जाए मेरे। ठीक है ना? और आप कहो जी आज आशिकी डे है। सभी आशिकों को बधाइयां। द फार्म्स ब्लेड आगे लिखा है हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। हाँ जी, क्या करेक्शन किया जा सकता है? द फार्म्स ब्लेड, फार्म्स नहीं है यहाँ पर, लिखा होना क्या चाहिए? ये बेसिकली पूरा ही गलत है और लिखा होना चाहिए द फैन ऑफ द। उल्टा लिख दिया भैया हमने। होना क्या चाहिए? द ब्लेड ऑफ द फैन। ठीक है जी, ये सवाल ही गलत लिखा हुआ है। फार्म का नहीं, ये फैन लिखा हुआ है। एक्चुअली हमारे टाइपिस्ट जो है वो थोड़ा सा नींद में रहते हैं, उल्टा लिख देते हैं। नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स वॉज अवेलेबल फॉर कमेंट्स। नन की बात कर रहे हैं टू के लिए, ये तो बदतमीजी है भाई। ठीक है। नीदर का जिक्र करें। क्लियर है बेटा? द एनर्जी मॉब, अरे यार एनर्जी, ये सारी की सारी टाइपिस्ट भाई साहब। द एंग्री मॉब। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक थी बेसिकली, और ये सुपरफ्लोस होता है। ठीक है। अब अगली बात करते हैं। ही हैज रेज्ड हिज सेल्फ इन द आईज ऑफ नो एरर। ये सेंटेंस ही अधूरा है।
माफ कीजिएगा, ये सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, मैं इन सारी की सारी पीडीएफ को वेरीफाई करवाऊंगा बच्चों, इन सारी की सारी पीडीएफ को वेरीफाई करवाऊंगा एक बार, ठीक है ना, इनमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन 17-18 देखते हैं। चलो पहले इन दोनों क्वेश्चंस को आप सोल्व करो, मैं सारी पीडीएफ वेरीफाई कराऊंगा। शाबाश। Okay, let us see. Question 17. They left their luggages at home by mistake and went to the railway station. इसके प्लूरल की जरूरत नहीं है। इसके प्लूरल की जरूरत नहीं है, लगेज itself is sufficient. These kind of books are his teachers. These के साथ आप यूज कर रहे हैं तो kinds, मैं आपको वैसे बता देता हूं। देखो जो kind की अगर हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव, मैंने कहा he is a kind king. फाइन, आप इसी काइंड को चाहो तो नाउन की तरह यूज भी कर सकते हैं, और नाउन की तरह जैसे ही आप यूज करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है टाइप, या फिर अगर मैं कहूं सोर्ट। सोर्ट का मतलब हिंदी अगर हम कहें तो प्रकार, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा है काइंड्स ऑफ टीचर्स, ठीक है जी। काइंड्स ऑफ टीचर्स, ठीक है। आप देखो दीज के साथ आप जैसा भी शब्द यूज करें प्लूरल यूज करें। ओके, कोई इशू तो नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल। स्टीप का मतलब जो धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ती जाती है, बिकॉज इट वॉज इन द रोंग गियर्स। जब एक ही गियर में तो गाड़ी चलाओगे, इट वॉज इन द रोंग गियर, ठीक है जी। सर आर के बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगा क्या? कौन से आर के बाद कह रहे हो? नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसमें बेवजह प्रेपोजिशन किस लिए लगाओगे भाई? हम्म, भाई ये सेंटेंस का आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव फ्रेज है। ये आपके सामने लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद ये जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। प्रेपोजिशन किस बात की भाई? प्रेपोजिशन किस बात की बेटा? जानबूझ के थोड़ी प्रेपोजिशन लगाएंगे। वन मस्ट नॉट ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स, ठीक है ना जी। अब यहाँ हिज नहीं, वंस का यूज करेंगे।
मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, सेंटेंसेस को पढ़कर देखें। वो तो आंसर बना ही दिए बेटे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल दूसरी तरफ है भाई रे। शाबाश। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात कर रहे हैं ही इज ब्लाइंड, तो इस सवाल में तो कोई परेशानी है ही नहीं कि भैया वो अंधा है, ठीक है ना। ही इज ब्लाइंड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है ना जी। ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज, दोनों आंखों से अंधा है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ही इज ब्लाइंड, तो इसका मतलब यहाँ पर कहने का सेंस है कि वो इंसान जन्मजात अंधा है। ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब उसकी आंखों की रोशनी नहीं रही, ठीक है ना जी। अब मतलब उसे दिखना बंद हो गया, पहले दिखता था। ही इज ब्लाइंड ऑफ भी यूज कर सकते हैं, ही इज ब्लाइंड इन, दोनों प्रेपोजिशंस ठीक है। कायदे से अगर कहा जाए तो इन यहाँ पर यूज होना चाहिए, ठीक है। एक आंख से अगर कोई इंसान अंधा होता है तो आपको कहना चाहिए ही इज ब्लाइंड इन वन आई, लेकिन आपके पेपर में अधिकतर देखा गया ये दोनों ही प्रेपोजिशन ठीक मान ली गई हैं। अगला सवाल है ही इज ब्लाइंड इन हर लव, ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान किसी के प्यार में पागल हो जाता है, ठीक है। आप भी हुए हैं और नहीं हुए हैं तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, ठीक है। तो ही इज ब्लाइंड इन हर लव, ठीक है। कोई इंसान किसी के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो सकता है, या जैसे वानी के प्यार में शिवजीत बड़ा पागल था, ठीक है। उसके चक्कर में लंदन भी पहुंच गया था। तो ब्लाइंड इन का मतलब क्या होता है, मैड, बावला, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि एक इंसान किसी भी चीज को देखकर भी नहीं देखना चाहता है, उसे हम कहते हैं इग्नोरेंट, यानी कि क्या कहें तो लापरवाह, ठीक है ना जी। उसे हम क्या कहते हैं भाई, लापरवाह, जो ध्यान ही नहीं देना चाहता। ऐसा होता है ना, कि आपके सामने कोई ऐसी स्थिति हो और आप उस चीज पर ध्यान देना चाहते हैं पर ध्यान ही नहीं होता। फाइन, ठीक है। ये ब्लाइंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अरे हाँ है ना, क्लियर है। एक बालक पूछ रहा है कि सर इस वंस और वंस में क्या फर्क है। बेटे वैसे तो पूछना ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना जी। वैसे तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूछने का मतलब ये है कि आपके बिल्कुल बेसिक्स खत्म है। ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आपका पॉजेसिव केस है यार। ये पूछने से मुझे पता चल रहा है कि प्रीलिम्स में भी पूरा माहौल खराब था आपका, ठीक है। ठीक है भाई, पॉजेसिव केस है। और ये वंस का मतलब क्या समझ में आ रहा है, प्लूरल बनाने का, प्लूरल ऑफ वन, ठीक है ना जी। ठीक है भाई, सेंटेंस को पढ़कर देखो ध्यान से, सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर देखो। सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है।
यू कैन टेक दीज बुक्स एंड आई विल टेक दोज बुक्स, ठीक है। तो शास्त्री ये कहता है कि सेंटेंस में नाउन को रिपीट करने की बजाय आप इसको हटाकर इसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लो वंस, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखा होता बुक, तो भाई इस लिखे हुए बुक की वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, वन, बस दैट्स इट। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई बेटा? ये लिख लेना भैया, बिल्कुल यही जो लॉजिक है मेरे बच्चों, बिल्कुल यही जो लॉजिक है वो यूज किया जाता है इस शब्द के लिए भी, ठीक है ना। ही इज, अच्छा इसकी प्रोनाउंसिएशन बोलकर सुनाओ जरा, बोल तो खैर कैसे सकते हो, बोल तो कैसे सकते हो, लिख कर ही भेजो यार। इसका उच्चारण क्या होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? इसे पढ़ा जाता है डेफ, नोट डीफ। इसे पढ़ा जाता है डेफ, बहरा, जिसके कानपुर में हड़ताल हो, ठीक है। ही इज डेफ ऑफ बोथ ईयर्स। अगले दो सवाल हैं, लपेटते हैं। द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। बनाओ। Solve these two questions, please. द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे, ठीक है ना जी। पहली बात तो ना, विंडो अगर हम कहना चाहें ये एक स्लैंग है, ठीक है ना। टिकट विंडो अगर हम कहते हैं तो ये अपने आप में स्लैंग है, ठीक है ना जी। कोई भी विंडो टिकट के लिए नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली टिकट जहां पर दी जाती है या बेची जाती है या जहां टिकट इशू की जाती है, दैट इज कॉल्ड, या फिर टिकट डेस्क, ठीक है जी। ये दोनों के दोनों अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। There were 6 lazy boys and 4 industrious ones in our class. इस सवाल में क्या करेक्शन हो सकती है? अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल, अभी अभी समझा कर आया हूं मैं, अभी अभी समझा कर आया हूं ये वाली बात में। शाबाश ललित, शाबाश राहुल। अभी अभी समझाया ये सवाल हमने, ठीक है ना जी। देखो जी, देयर अपने आप में इन्वर्जन की एडवर्ब है। वर आपके सामने यूज हुआ है किसके लिए, इन दो के लिए। एंड लिखा हुआ है, प्लूरल बनाने का काम कर ही रहा है। तो बॉयज किसके लिए यूज हुआ है, 6 की वजह से। लेजी एक एडजेक्टिव है। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ इंडस्ट्रीज लिखा है, तो 4 की वजह से क्या यूज करोगे, प्लूरल बना के चलोगे, ठीक है जी। अभी अभी पढ़ा है ये वाला काम हमने। यहाँ पर जो लिख रहा था मैं, वही लॉजिक है। क्वेश्चन 23-24 सोल्व करो भाई फटाफट से। मैनू छेती छेती मिले डोलना, मैं ठीक नहीं आ तेरे बिन। साडी वारी रंग हो गया। थे कौन मंगी ये दुआ। मुझे तो लगता है सारा हिंदुस्तान
नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा है, बस ये टिकटॉक वीडियो रील बनाने की तैयारी कर रहा है बस। बढ़िया, ये भी बढ़िया है। बन गए भैया? ओके। आ जाओ भाई, इनका आंसर देखते हैं। टाउन्स आफ्टर टाउन्स बता चुका हूं मैं आप लोगों को ये चीज, ठीक है ना जी। सिंगुलर ही रखेंगे। टाउन आफ्टर टाउन वॉज, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अरे यार, ये स्पेलिंग गलत है भाई। ये हमारे टाइपिस्ट जो है ना, वो थोड़े से इम्पोर्टेड हैं। हमारे टाइपिस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो छोटी मोटी गलती नहीं करते हैं। एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड, नो एरर। एवरीवन शुड हेल्प वंस। अब देखो बेटे, ध्यान से समझने का काम करने। जब आप इस एवरीवन की बात करते हो तो ये भी जनरल सेंस का यूज करता है। इस एवरीवन का इनफैक्ट कॉन्टेक्स्ट निकलता है ऑल, ठीक है। और वन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी जनरल सेंस की बात करता है। तो यहाँ एवरी के साथ वन को जब कंपाउंड किया है, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन हिज की बात करनी पड़ती है। दो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, दिखाएं फटाफट से।
हो गया बेटा? चलो अब इनको देखते हैं। When we reached the fair, we found that there was no place to stand. देखो बेटा, प्लेस जो होता है ना वो डेफिनेट होता है, ठीक है ना। हमें लिखना होगा रूम। रूम हम उस स्थान को बोलते हैं जो कि एनक्लोज्ड होता है, या फिर इससे अगर हम कहें तो दैट कैन बी ऑक्यूपाइड, यानी कि जिस जगह पर आप बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, या फिर जिस स्थान को ग्रहण किया जा सकता है। आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड माई मदर। आई डोंट लाइक, ठीक है जी, आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ टोल्ड के साथ दैट नहीं, व्हाट आप कहोगे, ठीक है ना जी। एक बार सेंटेंस को करेक्ट करके दिखाओ। नहीं नहीं, एक बार सेंटेंस में बताओ। इस सेंटेंस को सोल्व करोगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, इस लिखे हुए सवाल को अपने आप ही समझ गए आप लोग, हाँ है ना। देखो बेटे, एक बात बड़े ध्यान से समझने का काम करें। ये जो दैट और है, और कोई भी क्वेश्चन वर्ड हम कभी भी साथ यूज नहीं करते, ठीक है ना। दैट और ये क्वेश्चन वर्ड कभी भी साथ यूज नहीं करते। इन दोनों को ही आपस में मर्ज करके बनाया जाता है क्या चीज, व्हाट। अब ये दैट एम्बिगुअस हुआ, ठीक है ना जी। मुझे वो चीज पता है जो सभी को इंस्पायर करती है। यही वाली बात आप ऊपर देख लो, आई डोंट लाइक, और यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या कहा, दैट, और उसके बाद आपने क्या कहा, विच। ध्यान से देखोगे दोनों एक ही बात कर रहे हैं। आपने जो मेरी मम्मी को बताया उसी को आप यहाँ दैट कह रहे हो, और उसी को आप यहाँ विच कह रहे हो। इसी वजह से इन दोनों को मर्ज करके क्या यूज होना है, व्हाट हुआ। बेटे बात समझ में आई? ठीक है, आया ना। चलो रिलेटिव प्रोनाउन का एक और नियम समझाता हूँ। बेटे इस सेंटेंस में कोई करेक्शन कर सकते हैं? बेटे इस सेंटेंस में कोई करेक्शन कर सकते हैं?
बन गई बेटा बातचीत? अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ग्रामेटिकली कोई भी एरर नहीं है, लेकिन कभी कभी आपके पेपर में एक एडवांस लेवल का सवाल दे दिया जाता है और नियम ये कहता है कि इस हु रिलेटिव प्रोनाउन का जब भी हम यूज करते हैं तो इस हु रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आया हुआ ये जो भी रिलेटिव क्लॉज है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी? तो इसके नेगेटिव होने का व्यवहार कैसे खत्म किया जाए भाई? इस हु को और नोट को दोनों को मर्ज किया और इसके लिए आपने एक नया रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया बट। जैसे आपने इस बट को यूज किया तो आपकी तरफ से इस बट को हटाकर आपने इस डज को भी और लव को भी हटाया और इसे एजर्टिव बनाया लव्स, और उसके बाद आपने क्या लिखा? ठीक है ना जी? तो आपके पास जो करेक्ट आंसर बन रहा है, आई मीन आपके सामने जो नया सेंटेंस बन रहा है वो बन रहा है देयर इज नो फादर बट लव्स हिज डॉटर। अब ये एडवांस लेवल में ही दे दिया जाता है, ठीक है ना? अगर पेपर का लेवल अच्छा बनाने वाला हो टीचर, ठीक है ना, यानी कि अगर बहुत बढ़िया तरह से बेहोश करने वाला टीचर हो क्लास में पेपर में ठीक है ना, तो मेरे बच्चे तब ये वाला सवाल दिया जाता है। गॉट इट? अब ऐसा सवाल पेपर में मिल जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से लोग बेहोश होते हैं, सोचते हैं भाई ये क्या आ गया हमारे सामने। ठीक है, इसको अलग से लिख लेना भाई। ठीक है, all the evidences were against him and he was held gaily। गेली नहीं, गिल्टी होना चाहिए। बच्चों इस पीडीएफ में जो भी गलतियां हैं मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है ना? आने वाली सारी पीडीएफ को बड़े ध्यान से मैं रिव्यू करके ही आप लोगों को दिया करूंगा। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, ये पीडीएफ के अंदर जो करेक्शंस है ऑल द एविडेंसेस ठीक है जी? देखो बेटे, शब्द है एविडेंट। एविडेंट अपने आप में एडजेक्टिव है। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड की जगह परसीव भी कह सकते हैं। ठीक है जी? फाइन। क्लियर टू अंडरस्टैंड या परसीव, जो समझने लायक है और वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब आपने इसी से जो नाउन बनाया वो बना दिया एविडेंस। ध्यान रखिए, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि जिन शब्दों के साथ हम एंस सफिक्स करते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ऑल द एविडेंसेस की जगह क्या कहना होगा? ऑल द एविडेंस वर नहीं, वॉज। मिस्टर वर्मा लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स। आप रिलेट कर रहे हैं म्यूजिक को, तो म्यूजिक को रिलेट करने के लिए आप यहां पर विच का यूज करें। इसका मीनिंग तो नॉनसेंस होगा कि मिस्टर वर्मा मेरी मदद करते हैं रिलैक्स करने में। मिस्टर वर्मा टीचर है भाई, मसाज करने वाले थोड़ी है। ठीक है भाई खिलाड़ियों? नेक्स्ट टू क्वेश्चंस 29 30th सोल्व करें फटाफट से। माई कजन ब्रदर इज, ये सवाल अच्छा है। देखो बेटे, कजन की अगर हम बात करते हैं तो कजन अपने आप में एक कॉमन जेंडर है। ठीक है, अब इसी को अगर मैस्कुलिन बनाना है तो ये हो गया मेल कजन, फेमिनिन बनाना है तो फीमेल कजन। ठीक है जी? आप इसी की जगह एक और तरीका बना सकते हैं। आपने इसी के लिए एक और तरीका बना सकते हैं और कह सकते हैं क्या चीज? ही कजन, या फिर अगर कहना चाहें तो शी कजन। ठीक है ना? जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा मीट माई, चाहे आप मेल कजन कह लें चाहे ही कजन कह लें, दोनों अपने आप में सही काम कर रहे हैं। ठीक है जी? ठीक है भाई? ये तो समझ में आ गया, हाँ है ना? ठीक है, अच्छा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मोंकी का मेल और फीमेल, मैस्कुलिन और फीमेल फेमिनिन क्या होगा? ओ शिकारियों, बताओ बताओ बताओ, मेहनत करनी है भाई। बिल्कुल ठीक कहा भाई। बिल्कुल ठीक कहा। मोंकी के लिए ही मोंकी,
शी मोंकी या मेल मोंकी, फीमेल मोंकी भी कह सकते हैं। अच्छा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं इसे भाई? इसको हटा लीजिएगा। अब ही कजन कहो चाहे मेल कजन को, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी। अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग, ठीक है ना जी। अब एवरीथिंग स्पेसिफिक सेंस वाला शब्द है, दैट अ मैन कैन डू। ठीक है। वैसे सेंटेंस बड़े नॉनसेंस होते हैं, मुझे ये सेंटेंस बिल्कुल नॉनसेंस लगते हैं। ठीक है। क्या आप इस बात से सहमत है? बंदर, बंदरिया। क्या आप इस बात से सहमत है, ये जो लिखी हुई है, क्या आप इस बात से सहमत है? अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग दैट अ मैन कैन डू। यस और नो बताओ। चलो आज आपका ओपिनियन देखते हैं, क्या आप इस बात से सहमत है? थोड़ा स्पीड से आओ, खुल के आओ। लेट मी सी आपके ओपिनियन कितने मैच्योर हैं। हम्म। जो हमारी क्लास के शिकारी हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो शिकारा है वो जरूर पार्टिसिपेट करें। क्या आप इस बात से सहमत है? हम्म। बेटा ये बिल्कुल ठीक है। है? बायोलॉजिकली नॉट बट थॉटफुली यस। आप अपना विचार बताएं ना, बायोलॉजिकली थॉटफुली इसे क्या रखा है? एक लड़के ने लिखा है, मैन शांत रह सकता है बट बेटे, समझ रहे हैं हम, प्रताड़ित हो। देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में डिफरेंसेस पैदा किए जाते हैं। ये चीजें ही ऐसी हैं जिनकी वजह से सोसाइटी में डिफरेंसेस पैदा किए जाते हैं। ठीक है। बाकी के जो अगले क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। इसमें 31 से 50 तक बचे हुए हैं, सेट नंबर 2 के, इसको घर से कंप्लीट करना। ठीक है। ये कंप्लीट करनी है। हम नाउन के सेट नंबर 3 की बात करेंगे अगली क्लास में। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना बच्चों, ऐसे सेंटेंसेस सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस पैदा करते हैं। ठीक है। पहली बात तो पहली बात तो मैं सन का कंपैरिजन मून के साथ नहीं कर सकता। मैं जमीन का कंपैरिजन वाटर बॉडी से नहीं कर सकता। मैं इस शर्ट का कंपैरिजन व्हाइट शर्ट से नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। इस शर्ट की कलर टेक्सचर का अलग सेंस बनता है, व्हाइट शर्ट का अलग सेंस बनता है। आप अपने हाथों को भी अगर देखोगे तो हाथ भी आप दोनों के सेम नहीं है। दोनों हाथों को देखोगे तो एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा मिलेगा। आप फिंगर्स को भी देखोगे तो दोनों में फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो टू थिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल। अगर मैं आपके सामने दो सर्कल बना रहा हूं ना, अगर मैं आपके सामने दो सर्कल्स बना रहा हूं और मैं अगर मान लो इसी सर्कल की एक कॉपी बना रहा हूं, तो देखने में ये दोनों भले ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों को बनाने में मेरी इंटेंशन अलग है। इसे बनाने में मेरा क्रिएटिव एटीट्यूड था और इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहां पर मैंने इसे जब बनाया तो भाई इसे बनाना तो मेरे लिए इन्वेंशन था, मेरे लिए ये एक न्यू आइडिया था। लेकिन इसके बाद ये जितनी भी चीजें मैं बना रहा हूं, देखने में आपको सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये सब के सब क्या है? कॉपी पेस्ट है। पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। एक पॉजिटिव थिंकर एक इंसान होता है जिसे हम प्रोएक्टिव थिंकर कहते हैं, जो सिचुएशन के अंदर बहुत आगे तक का सोचकर चलता है। वो लोग हमेशा इन चीजों से परे रहते हैं कि जेंडर बायस्ड होकर कोई बात कहें। गर्ल्स कैन डू दिस, बॉयज कैन नॉट डू दिस, ये नॉनसेंस है। बनाने वाले ने हर किसी चीज को बहुत सोच समझ कर बनाया है। ठीक है। बनाने वाले ने हर किसी चीज को बहुत सोच समझ कर बनाया है। ये हम हैं जो अपने विचारों से हर चीज को हिस्सों में बांट देते हैं।
मीठा आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई डायबिटिक है उसे खिला दो, मर सकता है। आप समझ रहे हैं? सुबह 10 बजे तक आप धूप में बैठते हैं, आपके लिए विटामिन डी भरपूर है। आप 2 बजे बैठ जाओ धूप में, तो हो सकता है आपके घर परिवार वाले भी ना आपको पहचान पाए। ये हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। जीवन में कभी भी जेंडर के बेसिस पर कभी डिस्क्रिमिनेशन मत करना, कभी भी, मेरी बात समझना, कभी भी जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन मत करना, ठीक है? हर किसी इंसान की अपनी अलग पहचान होती है, हर किसी जेंडर की अपनी अलग पहचान होती है। कभी भी आपके विचारों को जब तक पूछा ना जाए, अपने विचारों को जेंडर के बेसिस पर कभी भी बताने की कोशिश मत करना। मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, अभी तो आप स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में आप सोसाइटी के अंदर अपना एक फैमिली को प्रोजेक्ट करेंगे, आपका अपना एक परिवार होगा, आप सोसाइटी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और उस समय सोसाइटी में चेंजेस लाने की बजाय अगर आपके विचारों को बदला जा सकता है, आप अच्छा सोचने की कोशिश करें, तो सोसाइटी अच्छा सोचने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाती है। ठीक है? तो जेंडर को लेकर केवल तब जब आपसे पूछा जाए अपने विचार बताएं, नहीं तो सोसाइटी के अंदर जो भी जेंडर एक्टिव है वो अपना काम अपनी बखूबी अपनी कैलिबर के अकॉर्डिंग कर सकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लड़कियां बहुत अच्छा कर सकती हैं, बहुत सारे काम हैं लड़के बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी काम हैं अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाए तो लड़के भी वो काम कर सकते हैं जो लड़कियां कर रही हैं। मम्मी घर पर बीमार हो जाए, पापा घर से बाहर हो, तो एक लड़के को घर की साफ सफाई, झाड़ू चौका सब कुछ करना पड़ सकता है। हम कौन होते हैं जेंडर स्पेसिफिक इन चीजों को थोपने वाले? मेरी बात बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, मेरा काम सिर्फ एक छोटा सा सुधार लाना था आपकी सोच में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।